लास्ट वाले तो लेक्चर के अंदर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया था जो कि आर्मीनियस इक्वेशन कहलाती है, और वो थी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a इनटू e रेज़ टू पावर e a ओवर r t। जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो a है ये फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है, और इस फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जा सकता है अगर हम log ऑफ k को एज ए फंक्शन ऑफ 1 ओवर t प्लॉट करें। इस प्लॉट के इंटरसेप्ट से a की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है, जबकि इसी a को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करने के लिए दो थ्योरी दी गई, जिनमें एक थ्योरी थी बुलियन थ्योरी और जो दूसरी थ्योरी है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हमने ये वाली थ्योरी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और इस थ्योरी के पोस्टुलेट को यूज करते हुए हमने a की वैल्यू को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था। आज हम एक और थ्योरी की बात करेंगे जो कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, और ये देखेंगे कि इसको यूज करते हुए इस फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को थ्योरेटिकली किस तरह प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है? इसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो थ्योरी है ये एक अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट था हेनरी आयरिंग, उसने पेश की, और ये एक एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन था रिएक्शन रेट को, और रिएक्शन रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए और उनको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी ये जो थ्योरी है ये रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनके रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनको एक्सप्लेन करती थी। इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ज़ाहिर है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके पोस्टुलेट की बात करें जिनकी बेस पे वो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया गया। तो वो पोस्टुलेट क्या थे? उसमें एक ये था कि अगर हमारे पास A और B कोई रिएक्टेंट हैं और ये इस क्लोज वेसल के अंदर मौजूद हैं, A और B ये आपके रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ये एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो ये बनता है K2 इंटू A इंटू B। जबकि इस शख्स का कहना था कि ये इतना सिंपल नहीं है कि बस A B के साथ रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बन जाए। A और B को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए A और B को पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होता है जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी इसका एक पोस्टुलेट ये था कि reactant are converted into product
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी इसका कहना ये था कि ये जो ए और बी हैं ये आपस में रिएक्ट करते, इससे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है is highly energetic species, यानी इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये ग्रेटर होती है रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से। इस बात को उसने कहा कि अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल से ड्रा करें तो ये कुछ यूं बनेगी, जो कि आप जानते हैं। यानी अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो हेनरी के मुताबिक वो कुछ यूं बनेगी। इस साइड पर हम एनर्जी लें, इस साइड पर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लें। मैंने आपको बताया था कि जब मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो उससे मुराद रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट। तो इसका कहना था कि ये जो रिएक्टेंट हैं ये पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। साल गुजर गया, आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी कि क्लास में कब आना है। ए और बी रिएक्टेंट हैं और इससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। आप नोट करें कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी से ज्यादा है। इसका कहना था कि ये जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका कहना था कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किससे बन रहा है? फ्रॉम रिएक्टेंट इज अ reversible process. जबकि formation of product from reactant formation of product from activated complex note of it is an irreversible process। और उस टीम से भी आपको नजर आ रहा है ए बी से ए बी स्टार का बनना ये रिवर्सिबल है, जबकि ए बी स्टार का पी में जाना ये इरिवर्सिबल है।
और ये कि इसका कहना था कि देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम between reactant and activated complex। यानी इसका कहना था कि ये जो पार्ट है इसके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसका ये मतलब है कि ए बी आपस में रिएक्ट करके ए बी स्टार बना रहे हैं और वो ए बी स्टार डीएक्टिवेट होके ए और बी में जा रहा है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और ए बी स्टार का बनना और ए बी स्टार का डिकम्पोज होना इस स्कीम के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी एक स्टेट ऐसी आती है कि इसकी फॉर्मेशन का रेट और इसकी डिकम्पोजिशन का रेट इक्वल हो जाता है और उसी स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट मींस कि अगर हम ये वाली रिएक्शन स्कीम यानी ये कंसीडर करें तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा। यानी रेट जो होगा वो इक्वल होगा, यानी रेट से मुराद है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू ए रेट कांस्टेंट। कौन सा रेट कांस्टेंट? इस पी की फॉर्मेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो स्मॉल के स्टार है, जबकि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैपिटल के स्टार है। जो पी है वो ए बी स्टार से बन रहा है, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी या रेट ऑफ रिएक्शन वो ए बी स्टार की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और उसका रेट कांस्टेंट के स्मॉल के स्टार है और अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार जो है वो ये। उसने यही कहा कि ये ए बी स्टार की जो कंसंट्रेशन है ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये बनता है और कंज्यूम हो जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक और पोस्टुलेट ये था कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, however concentration of activated complex may be expressed in term of concentration of reactant using concept of chemical equilibrium। कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं? यानी उसका कहना था कि ए बी स्टार की कंसंट्रेशन तो मेजर नहीं हो सकती, अलबत्ता इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। किस तरीके से? यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट क्या है? अगर इन दोनों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन यूं होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के
प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखते थे, यानी ए बी स्टार, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते थे। तो ये वैसे ही मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा है। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं। इसको रीअरेंज करने के लिए हम ए बी स्टार लिखते हैं। इस ए बी को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये कैपिटल के स्टार इनटू अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैंने ए बी स्टार की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाली जो वैल्यू है ये मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर, then rate of reaction will be equal to small k star capital K star into A into B। एक रेट का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये है, एक रेट का एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो फिर ये K2 into A into B will be equal to small k star capital K star into A into B। ये ए बी और ए बी को अगर मैं कैंसिल करूं तो ये जो K2 है इट विल बी इक्वल टू स्मॉल k स्टार एंड कैपिटल K स्टार। इस थ्योरी का एक और पोस्टुलेट था, और वो पोस्टुलेट ये था कि जब ये ए बी स्टार में कन्वर्ट होते हैं और ये जो ए बी स्टार है ए और बी आपस में मिलते हैं, ये ए बी स्टार में कन्वर्ट होते हैं और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में जा रहा है। ये जो ए बी स्टार है ए और बी के दरमियान आर्जी तौर पर एक बॉन्डिंग डेवलप होती है और इनके दरमियान जो वो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक स्प्रिंग सिस्टम के तौर पे। और ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होता है और एक्सटेंड होता है, यानी एक्सपेंशन होती है और कंप्रेशन होता है, वाइब्रेट करता है। और इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इस सिस्टम को दी गई थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करती है, यानी वो जो थर्मल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं वही इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसको वाइब्रेट करती है। जो थर्मल एनर्जी इस सिस्टम ने ली है वही इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो थर्मल एनर्जी ये वाला सिस्टम ये गेन करेगा उतनी ही इसके अंदर वाइब्रेशन होगी, यानी उतनी ही इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी जो इसने गेन की है वो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक और पोस्टुलेट ये था कि द वाइब्रेशनल एनर्जी is provided by thermal energy।
vibrational energy should be equal to thermal energy according to law of conservation of energy। यानी इसका कहना था कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्वांटम मैकेनिक के मुताबिक वो h न्यू होनी चाहिए और इट शुड बी इक्वल टू थर्मल एनर्जी जो कि kB into T है। kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है और ये थर्मल एनर्जी का एक्सप्रेशन है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट के मुताबिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। E is equal to h nu। अब जानते हैं E is equal to h nu, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल होगी kBT into kBT over h। इसका एक और पोस्टुलेट ये था कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये dP over dt is equal to a rate constant for the formation of P into available concentration of AB star। ये देखें ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है और ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है तो इसके यूनिट क्या होंगे? पर सेकंड, जिसको हर्ट्ज कहा जाता है। और हर्ट्ज किस चीज की यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। यानी इस शख्स का ये कहना था कि ये जो रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पी इट कैन बी ट्रीटेड एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी एक और पोस्टुलेट ये था कि रेट कांस्टेंट, कौन सा रेट कांस्टेंट? For the formation of product can be treated as vibrational frequency of activated complex। यानी इसके यूनिट और इसके यूनिट सेम है, तो इट मींस कि ये जो न्यू है ये दरअसल स्मॉल k स्टार है और ये इक्वल है kBT ओवर h। यानी स्मॉल k स्टार की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें। मोरओवर उसने कहा कि थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है और वो रिलेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। मसलन आप ये बात जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक थर्मोडायनामिक्स का फंडामेंटल एक्सप्रेशन है कि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के स्टार कह रहा हूं और मैं डेल्टा जी को डेल्टा जी स्टार कह रहा हूं। इधर लिख लेंगे, इधर लिख लें जैसे आप। इसको ये अरेंज कर लें और के यहां से निकाल लें। यानी नेचुरल लॉग ऑफ के स्टार जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। कैपिटल के स्टार की ये वैल्यू और स्मॉल के स्टार की ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दें। Then K2 will be equal to स्मॉल के स्टार की बजाय हम क्या लिखेंगे के बी टी ओवर एच, और कैपिटल के स्टार की बजाय क्या लिखेंगे e रेज टू पावर डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। Delta G star is the energy gives free energy of activation for the formation of A B star from A and B. आप थर्मोडायनामिक्स से ये भी जानते हैं कि ये जो डेल्टा G है ये इक्वल होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S स्टार। ऐसे ही है ना, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। डेल्टा G स्टार की ये वाली वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करने लगा। इसको यूं लिखा जा सकता है K2 is equal to KBT over H e raised to power minus delta H star minus T delta S star divided by RT। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है K2 will be equal to KBT over H e raised to power minus delta H star over RT plus T delta S star over RT। T से कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर यूं लिखा जा सकता है K2 will be equal to KBT over H e raised to power minus delta H star over RT into e raised to power delta S star over R। लिखा जा सकता है नहीं? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज करना चाहता हूं in the form of equation of straight line in intercept form। इसको इसकी दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ K2 will be equal to natural log of KB over H बल्कि यूं कर, इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लें। K2 divided by T is equal to KB over H e raised to power minus delta H star over RT into e raised to power delta S star over R। अब इसकी दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ K2 over T will be equal to natural log of KB over H plus natural log of e raised to power minus delta H star over RT plus natural log of e raised to power delta S star
ओवर आर। इसको और रीअरेंज कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ के बी ओवर एच इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये जो पावर है ये लॉग का कोफिशिएंट बन सकती है, डेल्टा एच स्टार ओवर आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस डेल्टा एस स्टार ओवर आर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ई है ये 1 होता है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ k2 ओवर t will be equal to log of kb over h minus delta h star over r into 1 over t plus delta s star over r। इसको यूं लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ k2 ओवर t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर r 1 ओवर t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ kb ओवर h प्लस डेल्टा s स्टार ओवर r। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये 1 ओवर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये एज ए होल इस प्लॉट का इंटरसेप्ट c है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन। इसके मुताबिक अगर आप प्लॉट बनाएं तो प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा और इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। यानी अगर मैं log ऑफ k2 ओवर t को एज ए फंक्शन ऑफ 1 ओवर t प्लॉट करूं, इसका प्लॉट यूं बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आयरिंग इक्वेशन कहलाती है और ये जो प्लॉट मैं बनाने लगा हूं जिसमें log ऑफ k2 ओवर t को एज ए फंक्शन ऑफ 1 ओवर t प्लॉट किया जाता है, ये आयरिंग प्लॉट कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर की इक्वल होगी। यानी अगर आप डेल्टा एच स्टार निकालना चाहते हैं तो माइनस आर को आप स्लोप से मल्टीप्लाई कर दें तो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है। जबकि इसका जो इंटरसेप्ट है वो मैंने आपको बताया कि इंटरसेप्ट वो इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ के बी ओवर एच प्लस डेल्टा एस स्टार ओवर आर। इंटरसेप्ट आपको प्लॉट से मिलेगा, आर की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप जानते हैं। तो यहां से आप डेल्टा एस यानी एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आयनिंग प्लॉट को यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ एक्टिवेशन लाइक डेल्टा एस यानी एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। मैंने आपको बताया था कि दरअसल हमारा जो टारगेट था वो ए को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करना था, तो मैं उस तरफ आता हूं। हमने
दरअसल ए को थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मजीद रीअरेंज करता हूं। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं कि log of k2 is equal to natural log of kb over h plus natural log of t plus natural log of e raised to power minus delta h star over rt plus natural log of e raised to power delta s over r। इस पर मजीद लॉग फार्मूला अप्लाई करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ के बी ओवर एच इंटू माइनस into natural log of t minus delta h star over r t natural log of e plus delta s star over r into natural log of e। यूं लिखा जा सकता है ना। मैंने क्या किया है, इधर तो पावर यानी ये जो पावर थी उसको मैंने कोफिशिएंट बना दिया है। यहां पर मैंने यहां भी माइनस लगाया और यहां भी माइनस। ऐसा क्यों किया है ये मैं आगे बताने लगा। इधर माइनस, ये नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर -1 यूं लिखा जा सकता है इनटू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ kb ओवर h माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर टी, ये लॉग ऑफ ई 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एस स्टार ओवर आर और ये लॉग ऑफ ई भी 1 हो जाएगा। इसको मजीद रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है लॉग ऑफ के बी ओवर एच माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर टी minus delta H star over R T plus delta S star over R। हाँ, लॉग की फॉर्म में क्यों लाए हैं? आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो बस समझाने के लिए ऐसा किया है, हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, आप कर सकते हैं। लाभ क्यों लिया है ये मैं अभी आगे चलकर बताता हूँ। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी, यानी इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूं विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी। लॉग ऑफ k2 ओवर यानी d log of k2 ओवर d 1 ओवर t will be equal to d over d 1 over t of natural log of kb over h minus d over d 1 over t of natural log of 1 over t
माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने आउटसाइड लिखा है, एंड डी ओवर डी 1 ओवर टी ऑफ 1 ओवर टी, ये 1 ओवर टी भी इसके साथ था, प्लस डी ओवर डी 1 ओवर टी ऑफ डेल्टा एस स्टार ओवर आर। 1 ओवर टी के लिहाज से मैंने डिफरेंशिएट किया है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये log ऑफ 1 ओवर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी, आप ये बात जानते हैं कि d ओवर dx ऑफ log ऑफ x जो होता है वो 1 ओवर x होता है, तो ये t हो जाएगा, माइनस टी इधर रहेगा, माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर, 1 ओवर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी 1 होगा, और ये डेल्टा एस ओवर आर ये कांस्टेंट है, इसमें टी मौजूद नहीं है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 0, यानी आपके पास है d log ऑफ k2 ओवर d 1 ओवर t इज इक्वल टू माइनस t माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर r है, माइनस r से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस r d log ऑफ k2 over d 1 over t will be equal to माइनस r और ये माइनस प्लस r t हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये r डेल्टा एच स्टार ओवर r हो जाएगा, r से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा r t प्लस डेल्टा एच इंटू स्टार, और जो ये है ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल फॉर्म ये एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि आपने आर्हेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी थी और आपने लिखा था EA इज इक्वल टू माइनस r d log ऑफ k2 ओवर d 1 ओवर t, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। अब पता लगा कि मैंने log क्यों लिया था, जरा log मैं नहीं लेता तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन कैसे हासिल करता, इसलिए नेचुरल log लिया था। इसको थोड़ा रीअरेंज करके यहां से डेल्टा एच स्टार की वैल्यू निकाल लें, डेल्टा एच स्टार विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी माइनस RT, डेल्टा एच स्टार की ये वाली जो वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर, अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं और उसको सिंप्लीफाई करता हूं तो फिर ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा, क्या हुआ क्या कह रहा है, तो वही करने लगा, K2 is equal to KBT over H e raised to power delta S
स्टार ओवर आर इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार की बजाय मैं क्या लिखूंगा, ई ए माइनस आर टी डिवाइडेड बाय आर टी, ऐसे ही है ना। डेल्टा एच की वैल्यू जस्ट पुट के बी टी ओवर एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस ओवर आर ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी कर लो, ये माइनस और ये माइनस प्लस आर टी ओवर आर टी 1, तो इधर प्लस 1 कर लेता हूं, यानी जो K2 है वो इक्वल आएगा के बी टी ओवर एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस ओवर आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। दोनों लिख सकते हैं ना, बेस एक जैसे हों तो मल्टीप्लाई करते वक्त एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये एक K2 का एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जबकि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी K2 इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक K2 ये है, आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक K2 ये है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर A e रेज टू पावर माइनस ई ए over RE will be equal to KBT over H e raised to power delta S star over R into E raised to power minus EA over RT। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो free exponential factor according to transition state theory can be predicted using this expression। Kb की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, टेम्परेचर जिस पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप जानते हैं, R की वैल्यू भी आप जानते हैं, E की वैल्यू भी आप जानते हैं, डेल्टा S की वैल्यू आयरन इक्वेशन के मुताबिक एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है। वो सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A है उसको थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है।